गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट पेपर में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के ऊपर अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो एक भारत के महान पुस्तकालय विज्ञानी थे, उन्होंने ये इन सूत्रों का प्रतिपादन किया था। ये सूत्र 1928 में उन्होंने प्रतिपादित किए थे और 1931 में ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक किताब के रूप में प्रकाशित हुए थे। ये सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान को एक आधारशिला प्रस्तुत करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। किसी भी विषय के निर्माण में उसके सूत्र, उपसूत्र, सिद्धांत आदि होते हैं। तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये उसकी आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। और एक आदर्श पुस्तकालय की स्थिति, एक आदर्श पुस्तकालय का क्रियान्वयन के साथ साथ ये पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था को भी एक आधार प्रस्तुत करते हैं, एक भविष्य प्रस्तुत करते हैं। और इनकी जो रिलेवेंसी है, इनकी जो वर्तमान समय में जो इनकी उपयोगिता है, आज से 70 साल पहले 70-90 साल पहले इनका प्रतिपादन हुआ था, लेकिन इनकी जो उपयोगिता आज भी उतनी है जितनी उस समय में थी। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र ये वैश्विक स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वमान्य सूत्र हैं। आज सभी पुस्तकालय इन सूत्रों के आधार पर ही अपनी पुस्तकालय व्यवस्था को चलाते हैं और उनका पुस्तकालय विकास करता है। साथ ही साथ जो पुस्तकालय की जो शैक्षणिक जो पुस्तकालय के संस्थान है, जहाँ पर पुस्तकालय में शिक्षण की व्यवस्था है, वो भी इन्हीं सूत्रों को आधार मानकर अपनी शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इनका सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष के विकास पर इनका काफ़ी प्रभाव रहा है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। ये सूत्र भविष्य में भी प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत रहेंगे। आज 90 साल हो गए इनको प्रतिपादित किए, लेकिन इनमें एक भी सूत्र मतलब बाहर नहीं हुआ है। सभी सूत्रों की उतनी ही उपयोगिता आज है जितनी पहले थी, और भविष्य में भी, आने वाले समय में भी उतनी ही उपयोगिता रहेगी। ये पुस्तकालय विज्ञान को, संपूर्ण पुस्तकालय विज्ञान को ये सूत्र हैं जो समेटे हुए हैं। अब ये जो 5 सूत्र हैं, इन 5 सूत्र में जो प्रमुख बात है, ये 5 पुस्तकालय विज्ञान के, इनको हम स्तंभ कह सकते हैं। ये स्तंभ पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है, जो कि पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय व्यवसाय की किसी भी समस्या के निराकरण हेतु प्रायोज्य होते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि इनमें भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पुस्तकालय व्यवहार सम्मिलित है। नवागत व्यवहारों के लिए ये सदैव प्रयोज्य हैं। अब इन 5 सूत्रों के ऊपर हम बात करते हैं। ये 5 सूत्र हैं, जिनमें प्रथम सूत्र है ग्रंथ उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। द्वितीय सूत्र है ग्रंथ सर्वार्थ है, यानी प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। बुक्स आर फॉर ऑल एंड एवरी रीडर हैज हर बुक। तृतीय सूत्र है प्रत्येक ग्रंथ को उसको उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, एवरी बुक इट्स रीडर। चतुर्थ सूत्र है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। और 5वां सूत्र है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 सूत्र मिलकर पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं, पूरे संपूर्ण पुस्तकालय विज्ञान को समाहित करते हैं। तो अब हम एक एक करके प्रत्येक सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम प्रथम 2 जो सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पहला सूत्र है ग्रंथ उपयोगार्थ है, बुक आर फॉर यूज, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये जो सूत्र है, यह सूत्र एक बेसिक और पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र एवं अत्यंत सरल कथन है और स्वस्पष्ट है कि किताबें उपयोग के लिए हैं। इस कथन से सभी लोग सहमत होंगे। प्राचीन काल में जब
पुस्तकालय के उपयोग पर प्रतिबंध था। उसकी सुरक्षा को ज़्यादा बल दिया जाता था, उपयोग को कम बल दिया जाता था। लेकिन जब से मुद्रण का आविष्कार हुआ, ग्रंथों की संख्या में वृद्धि होने लगी, तो जो सुरक्षात्मक पक्ष था उसको छोटा कर दिया गया, वो छोटा हो गया, और जो उपयोग का पक्ष था वह बड़ा हो गया। तो वर्तमान में जो पुस्तकालयों की प्रासंगिकता है, पुस्तकालय का अर्थ है वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट है, ज्ञान है, पुस्तकें हैं, उनका सर्वाधिक उपयोग हो। तो पुस्तकालय का जो प्रथम उद्देश्य होता है वह ग्रंथ का उपयोग हो। वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वगैरह होती है, तो उनका भी सर्वार्थ उपयोग हो। तो ग्रंथ उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज़। इसके अलावा अगर किताबों का उपयोग सही नहीं हो रहा है या उपयोग नहीं हो रहा है तो वो पुस्तकालय नहीं है, वो एक स्टॉक रूम है, एक भंडार गृह है। अब इस सूत्र को लागू करने के लिए जो सर्वोत्तम कंडीशंस हैं, जो सर्वोत्तम परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस सूत्र को लागू करेंगे तो लागू करने में हम कुछ जो बातें हैं उन बातों को एक आदर्शक जो ग्रंथ उपयोग करने के लिए है उसकी जो आदर्श कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए उनके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें पहला है पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण। अब जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करते हैं या फिर शैक्षणिक पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय का है, महाविद्यालय का है या विद्यालय का पुस्तकालय है या किसी भी प्रकार के पुस्तकालय हैं, विशिष्ट पुस्तकालय हैं, तो उन पुस्तकालय का स्थान निर्धारण एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। अगर ऐसे मिडिल सेंटर पर, ऐसी जगह पर हम पुस्तकालय स्थापित करेंगे जो कि एक मध्यस्थ स्थान हो और सभी प्रकार के लोग वहाँ पर पुस्तकालय उपयोग कर सकें, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान का पुस्तकालय हो तो पूरा शैक्षणिक संस्थान में ऐसी जगह पर पुस्तकालय होना चाहिए कि उसका उपयोग सभी विद्यार्थी कर सके। और अगर सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा किसी भी शहर के मिडिल या मध्य में होना चाहिए कि पूरे शहर के लोग वहाँ पर पुस्तकों का अध्ययन कर सके। अगर वही पुस्तकालय किसी शहर से बाहर होगा तो वहाँ के लोग अध्ययन करने के लिए नहीं जाएंगे। तो पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण करना ग्रंथों के उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी संस्थान या पुस्तकालय का विकास, पुस्तकालय का उपयोग उसके स्थान पर अति महत्वपूर्ण निर्भर करता है। दूसरा है पुस्तकालय का कार्यकाल। पुस्तकालय का कार्यकाल इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के मीन्स नौकरी वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग और कुछ काम धंधे या कुछ भी करने वाले लोग, उनको सभी को पढ़ने का समय मिले, वो सभी पढ़ सकें। तो ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा हार्स तक पुस्तकालय खोलना पड़ेगा। ऐसा समय हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि सभी लोग वहाँ पर आ पाए। बहुत सारे लोग जो नौकरी और पेशे और व्यवसाय वाले लोग होते हैं वो उनको समय या तो जल्दी मॉर्निंग में सुबह मिलता है या फिर शाम को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय को ज़्यादा समय के लिए खोलना ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खुले, छुट्टियां कम हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों के समय में पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, पुस्तकालय में जाके अध्ययन करते हैं। तो पुस्तकालय हमेशा खुलना चाहिए। पूरे साल भर में कुछ जो छुट्टियां, जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, उनको छोड़कर पूरा साल भर खुलना चाहिए और उसका जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होना चाहिए। और अगर पुस्तकालय बहुत बड़ा है तो वो पुस्तकालय 24 घंटे के लिए भी खोल सकते हैं ताकि सभी प्रकार के पाठकों के लिए उसका उपयोग किया जा सके, सभी प्रकार के लोग उसका उपयोग कर सकें। तीसरा है पुस्तकालय के उपस्कर तथा पुस्तकालय की साज सज्जा। जो पुस्तकालय के जो फर्नीचर और वहाँ की जो साज सज्जा इक्विपमेंट होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। सभी जो पाठक, जो यूज़र्स होते हैं, वो उनको अच्छे प्रकार से यूज़ करें और लोगों के लिए वो आकर्षक होने चाहिए, आरामदेह होने चाहिए और उपयोगी होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड होते हैं, भारतीय जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर बैठने के जो और
अध्ययन करने के जो टेबल चेयर्स वगैरह होते हैं वो आरामदायक होंगे, आकर्षक होंगे, तो लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों का जो पढ़ने का जो स्थिति है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। जो अलमारियां हैं, जो बुक शेल्फ्स हैं, वो इतनी ऊंची होनी चाहिए जितनी कि पाठक उनमें से आराम से अपनी किताबें देख पाए, वहाँ तक उनके हाथ सरलता से पहुँच पाएँ। मेज और कुर्सियाँ जो होती है वो आरामदायक होनी चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, सीधा प्राकृतिक प्रकाश पुस्तकालय के अंदर आए। भंडार कक्ष जो होता है, स्टॉक रूम होता है, जिसमें पाठकों के चलने फिरने के लिए पर्याप्त चौड़े रास्ते होने चाहिए। यदि उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी तो पाठ्य सामग्री के उपयोग को पर्याप्त गति प्रदान होगी और पाठक पुस्तकालय की तरफ आकर्षित होंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ग्रंथों के उपयोग के लिए कि पुस्तकालय के जो फर्नीचर है, वहाँ की जो साज सज्जा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो पाठक है वो उनकी तरफ आकर्षित हो और एक ऐसा इन्वायरमेंट बने कि वो वहाँ पर अच्छे से अध्ययन कर पाए। अब पुस्तकालय के नियम और विनियम। पुस्तकालय नियम इस प्रकार होने चाहिए कि जो ग्रंथों को अधिक का अधिक उपयोग में व्यवधान उपस्थित नहीं करें। ऐसे नियम होने चाहिए जो निर्देशात्मक नहीं होने चाहिए, वो पाठकों के अनुरूप होने चाहिए और अधिकतम जो पुस्तकें हैं उनका उपयोग कर सकें। जो हमारा जो प्रथम सूत्र है, ग्रंथ उपयोगार्थ है, उसको चरितार्थ कर सके, ऐसे पुस्तकालय के नियम और विनियम होने चाहिए। पुस्तकालय के कर्मचारी। पुस्तकालय के प्राधिकारियों की मान्यता थी पहले कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य के लिए अनुपयुक्त हो पुस्तकालय का संचालन कर सकता था। उनका जो दृष्टिकोण था पुस्तकालय के संबंधित वो पहले संरक्षण की तरफ था, लेकिन जैसे जैसे उपयोग पक्ष को बढ़ावा मिलने लगा, ग्रंथों के उपयोग को बढ़ावा मिलने लगा, तो जो कर्मचारी है उनका प्रशिक्षण और एक एक्सपीरियंस्ड अनुभवी जो कर्मचारी है उनको फिर पुस्तकालय में स्थापित किया जाने लगा, पुस्तकालय में उनको लगाया जाने लगा। और एक कर्मचारी जो प्रशिक्षित होगा उस पुस्तकालय के संबंधित, उस पुस्तकालय के कार्यों के संबंधित, वो सीधा जो पाठक होंगे उनसे अच्छा संवाद कर पाएगा, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएगा। और यही अगर किसी अप्रशिक्षित कर्मचारी को लगा दिया तो वो अप्रशिक्षित कर्मचारी पाठकों से सीधा संवाद नहीं कर पाएगा और जो हमारा प्रथम सूत्र है ग्रंथ उपयोगार्थ है वो चरितार्थ नहीं कर पाएगा, जो ग्रंथ है उनका सही से उपयोग नहीं हो पाएगा। तो पुस्तकालय के जो कर्मचारी है वो जो विभिन्न जो प्रशिक्षण होते हैं उन प्रशिक्षण से प्रशिक्षित होने चाहिए। पुस्तकालय के संबंध में एक कुशल प्रशासक हो, विनम्र हो, जनप्रेमी आदि वो होने चाहिए। और उनको जो वेतन वगैरह है वो भी एक आदर्श और जो सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए एक उनका, ताकि वो उनको एक सामाजिक स्तर प्रदान करें। साथ ही साथ पुस्तकालय के कर्मचारी पाठकों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए दार्शनिक और मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। कर्मचारियों को सेवाभावी और मृदुभाषी भी होना चाहिए। तो ये जो पुस्तकालय के कर्मचारी होते हैं वो किसी भी पुस्तकालय के विकास में या उसके सक्सेस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी ग्रंथों का अधिकतम उपयोग करवाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ अगला जो पॉइंट है इसमें ग्रंथ उपयोगार्थ में वह है ग्रंथों का चयन करना। अब ग्रंथों का चयन उपयोक्ता जो यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अगर किसी पुस्तकालय में पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप ग्रंथ नहीं है तो उस पुस्तकालय का कोई महत्व नहीं है। तो ग्रंथ चयन करने में जब हम ग्रंथों का अधिग्रहण करते हैं तो हमें पाठकों की आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ग्रंथों का चयन करना चाहिए।
अगर वो सार्वजनिक पुस्तकालय है तो सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ने वाले जितने भी कर्मचारी है जो उपयोगकर्ता हैं, उनकी सांख्यिकी, उनसे परामर्श करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना, किताबें इकट्ठी करना या उनका चयन करना। साथ ही साथ शैक्षणिक पुस्तकालय है तो शैक्षणिक पुस्तकालय के जो भी विद्यार्थी है, शोधार्थी है, टीचर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रंथों का चयन करना चाहिए, ताकि ग्रंथों के जो उपयोगार्थ जो पहला सूत्र है उसको बढ़ावा मिल सके और ग्रंथों का सही उपयोग हो सके। नेक्स्ट है इसमें निधानी व्यवस्थापन और उन्मुक्त द्वार प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। जो पुस्तकालय का स्टॉक रूम होता है, जहाँ पर पुस्तकालय की किताबें होती है, उन किताबों तक सामान्य जो उपयोग करता है उनकी खुली पहुंच होनी चाहिए। ओपन एक्सेस, वो वहाँ पर उन किताबों को देखें, उनका अध्ययन कर सकें, इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बंद व्यवस्थापन होगा, ओपन एक्सेस की जगह क्लोज एक्सेस होगा, तो पाठक अपनी आवश्यकता वाली बुक्स को या प्रलेख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रंथों का जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो जो पुस्तकालय की जो अलमारियां हैं जिसमें किताबें रहती हैं, जो रैक्स है जहाँ पर किताबें रहती है, वहाँ पर पाठकों की पहुँच होनी चाहिए और ओपन, बिल्कुल उन्मुक्त होनी चाहिए। किसी प्रकार की वहाँ पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में विभिन्न जितने भी पुस्तकालय हैं सभी में ओपन एक्सेस सिस्टम ही होता है, जिससे कि जो ग्रंथों का जो उपयोग है वह बढ़े। फिर है संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा को कहते हैं रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा पाठकों की जो पाठ्य सामग्री को चुनने में व्यक्तिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना संदर्भ सेवा कहलाता है। मतलब पाठकों के साथ जुड़कर पाठकों की आवश्यकता, अगर पाठक को कोई पुस्तक प्रलेख नहीं मिल रहा है तो उनकी सहायता करके उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको डॉक्यूमेंट प्रदान करना संदर्भ सेवा कहलाता है। तो ये सूत्र जो पुस्तकालय ग्रंथ उपयोगार्थ है उसको चरितार्थ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को यह बल देता है। संदर्भ सेवा के द्वारा उपयुक्त पुस्तक और उपयुक्त पाठक का उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित किया जाता है। सही पाठक को सही समय पर सही किताब मिले, ये संदर्भ सेवा का मूल सूत्र होता है। यानी व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुरक्षण कायदे। प्रथम सूत्र को संतुष्ट करने के लिए ग्रंथों के अनुरक्षण कार्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। अतः जो पुस्तकें होती है उनकी झाड़ पोंछ हमेशा होती रहनी चाहिए। पुस्तकालय में साफ सफाई पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और पुस्तकें खरीदने में सदैव आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिए। जब उनको हम खरीदते हैं उनकी जिल्दबंदी निरंतर कराते रहना चाहिए। धूल भरी, कटी फटी और बेडोल पुस्तकों और पाठकों को जो बेडोल पुस्तकें होती हैं वो पाठकों को आकर्षित नहीं करती है। ऐसी स्थिति में या फिर जो जीर्ण शीर्ण होती है, कटी फटी या किसी प्रकार की जो गंदी दिखने वाली पुस्तकें होती है, जो लुकिंग वाइज दिखने में गंदी होती है, वो पाठकों को आकर्षित नहीं करती है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय के कर्मचारियों को और पुस्तकालय को ये होना चाहिए कि अच्छी से अच्छी जल्दबंदी वाली पुस्तकें खरीदें और जो वहाँ पर विद्यमान है वहाँ से उनको झाड़ पोंछ करना, उनकी सफाई करना, गंदी पुस्तकें गंदी ना करे कोई, ऐसी व्यवस्था करना, पुस्तकें फाड़े नहीं, मतलब पुस्तकों आकर्षक रूप से दिखनी चाहिए ताकि उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक गंदी पुस्तक की तुलना में एक साफ सुथरी पुस्तक को पाठक यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। तो जो प्रथम सूत्र था उसके ये कुछ पॉइंट थे, उसकी जो आदर्श जो स्थिति लाने में ये पॉइंट महत्वपूर्ण अपना रोल निभाते हैं। ग्रंथ को उपयोगार्थ जो पहला जो सूत्र है बुक्स फॉर यूज़, उसमें ये सभी उपसूत्र मिलकर उस सूत्र को पूरा करते हैं और ग्रंथ की उपयोगिता को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बल देते हैं। और पुस्तकालय का जो प्रथम उद्देश्य है यानी प्रथम सूत्र है उसको परिपूर्ण ये सभी पॉइंट मिलकर करते हैं। दूसरा सूत्र है ग्रंथ सर्वार्थ है या प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। बुक्स आर फॉर ऑल और एवरी रीडर हैज़ हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पहला सूत्र था ग्रंथ का उपयोग कैसे हो,
दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी जो भी पाठक पुस्तकालय में आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी तरीके का हो, उसको उसकी जो पुस्तकालय की आवश्यकता है, उसकी जो पुस्तक की आवश्यकता है, वह ग्रंथ उसको प्राप्त हो, वह डॉक्यूमेंट उसको प्राप्त हो। तो इस सूत्र का निहितार्थ यही है कि पाठक की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा किया जाए। और पाठक का मतलब ये नहीं कि कोई जो विद्यानुरागी है या पढ़ा लिखा है उसी को, नर नारी, धन निर्धन, दृष्टिहीन, स्वस्थ, अस्पताल में भर्ती रोगी, नवसार, बाल, वृद्ध, पंडित, अल्पमति, कैदी, कारीगर, मजदूर, डाकू, नाविक, अधिकारी, अपंग आदि सभी को, मतलब सभी प्रकार के लोगों को ग्रंथ को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको ग्रंथ मिले, यह द्वितीय सूत्र का निहितार्थ है। अब इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है कि हमें प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ प्रदान करने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए, पाठकों को क्या व्यवस्था अपना रोल अदा करना चाहिए, कर्मचारियों को क्या रोल होता है, पुस्तकालय का क्या रोल होता है, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो द्वितीय सूत्र की आदर्शक स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिस हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला है सरकार की कर्तव्य। अब सरकार का ये कर्तव्य होता है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, कि वहाँ की पुस्तकालय में वहाँ के जो पाठक है, जो चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे महिला पुरुष व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, अपंग, दृष्टिहीन, कुछ भी हो, उनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करें। उनको ये अधिकार प्राप्त हो कि वह पुस्तकालय में जाके अपनी पुस्तक प्राप्त कर सके। उसके लिए सरकार को वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करना चाहिए, जिससे कि सभी को एक सेवा के रूप में, एक कानून के रूप में सेवा मिले, और पुस्तकालय समन्वय, कोऑर्डिनेशन अथवा पुस्तकालयों में तालमेल स्थापित करना चाहिए, ताकि एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से जुड़कर, अगर उस पुस्तकालय में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और पाठक की रिक्वायरमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट दूसरे पुस्तकालय से मंगवा के उस पुस्तकालय को प्रदान किया जा सके। तो सरकार जो वित्त की व्यवस्था किसी भी प्रकार से सरकार कर सकती है, यानी पब्लिक फंड स्थापित करना इसके लिए और उसको संचालित करना, या फिर लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर, किसी भी विषय, किसी भी क्षेत्र में उपकर लगाकर फंड को इकट्ठा करना, और दोनों का सम्मिलित प्रयास। सरकार मुफ्त में भी ये सेवा प्रदान कर सकती है, किसी भी प्रकार से लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर लगाकर भी वित्त की व्यवस्था कर सकती है, या दोनों प्रकार से कर सकती है। तो भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर सरकारें किसी और संपत्ति पर और किसी और तरीके से कर लगाकर वहाँ की या शिक्षा के ऊपर कर लगाकर, उपकर लगाकर वहाँ के पुस्तकालय सिस्टम को चलाते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो जिनको सरकार मुफ्त सेवा प्रदान करती है, किसी भी प्रकार के उपकर नहीं लगाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में जो पुस्तकालय अधिनियम 2006 बना था, ये राजस्थान में कोई पुस्तकालय के लिए उपकर नहीं लगाया जाता है। तो सरकार के द्वारा वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को उसका कानूनी अधिकार प्राप्त हो वहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों के अध्ययन करने का। पुस्तकालय की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण, सरकार पहले जब अधिनियम नहीं होते थे तो वो किसी की दया दृष्टि पर निर्भर करते थे। सरकार भी किसी न किसी के ऊपर सरकार को निर्भर रहना पड़ता था, या सरकार की दया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में अधिनियम बन जाने के बाद में वह एक कानूनी अधिकार हो जाता है। तो सरकार के लिए ये सेवा प्रदान करना एक आवश्यक कानूनी काम हो जाता है, लोगों का अधिकार हो जाता है। पुस्तकालयों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था हो जाती है अधिनियम से। तो एक अच्छा पुस्तकालय तंत्र स्थापित करने के लिए, एक संतुलित पुस्तकालय तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक पाठक को उसकी किताब प्राप्त हो। फिर
पुस्तकालय का कोऑर्डिनेशन, सभी पुस्तकालय आपस में जुड़ें ताकि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर सके। फिर जो अधिनियम के द्वारा जो पुस्तकालय प्राधिकरण बनते हैं, लाइब्रेरी जो अथॉरिटीज़ बनती है, जो कि उस पुस्तकालय के लिए काम करती है, उस पुस्तकालय के विकास में काम करती है, चाहे वो पाठकों का विकास हो, पुस्तकालय में पुस्तकों का विकास हो, चाहे वो कर्मचारियों का विकास हो, या फिर पुस्तकालय एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय का समन्वय का विकास हो। तो इन सभी में पुस्तकालय जो प्राधिकरण है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे ग्रंथों का चयन करना, कर्मचारियों का चयन करना, अबाध प्रवेश प्रणाली स्थापित करना। तो जो पुस्तकालय प्राधिकरण होता है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वह भी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक दिलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। लाइब्रेरी अथॉरिटी जो होती है वो स्थानीय स्तर पर पुस्तकालय के विकास के ऊपर काम करती है, उसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रंथों का चयन करना, कर्मचारियों का चयन करना और ओपन एक्सेस सिस्टम पाठकों को प्राप्त हो, यानी सभी पाठक पुस्तकों तक बिना किसी अवरोध के पहुंच सके, उनके लिए खुली प्रणाली हो। इन तीनों पर पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य होता है कि इन तीनों के ऊपर बल देवें और इनके ऊपर काम करें। इसमें तीसरा है पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य। अब जो प्राधिकरण होता है उस प्राधिकरण के कर्तव्य के साथ साथ पुस्तकालय के कर्मचारियों का भी कर्तव्य होता है कि वह जो पाठक होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठकों को अपना ग्रंथ प्रदान करने में या जो द्वितीय सूत्र है उसको परिपूर्ण करने में। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की जो अध्ययन आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। उपलब्ध जो पुस्तकें हैं उनकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उनको पाठकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनके जो प्रमुख कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में जो पुस्तकें हैं उनका पुस्तकों का व्यवस्थापन करना, उनका सूचीकरण करना, पुस्तकालय की संदर्भ सेवा प्रदान करना, पुस्तकालय में पुस्तकों का अनुरक्षण कार्य करना, ये सभी कार्य उनको करने पड़ते हैं। तो वह इंटरेस्ट के साथ में इन काम को करते हैं। तो निदानी का व्यवस्थापन यानी पुस्तकों का व्यवस्थापन जो कि अलमारियों में और निदानियों में होती है। सूचीकरण, उन पुस्तकों का सूचीकरण करना, उनकी सूचियां तैयार रखना ताकि पाठक उस सीधा पुस्तक तक पहुंच पाए। संदर्भ सेवा, एक अच्छी संदर्भ सेवा प्रदान करना जो पाठक की रिक्वायरमेंट्स है, जो पाठक पूछता है पुस्तकालय में जाके कि मुझे ये अध्ययन सामग्री चाहिए, तो उसको पुस्तकालय के द्वारा उपलब्ध करवाना। और अनुरक्षण का कार्य यानी जो भी मेंटेनेंस का काम है पुस्तकालय में पुस्तकों का, पुस्तकें कटी फटी नहीं हो, उनकी जिल्दबंदी की जाए, उनके ऊपर धूल और मिट्टी ना हो, साफ सफाई की जाए, उनकी खराब होने से बचाया जाए, कीड़े मकोड़ों से बचाया जाए। तो ये सभी काम होते हैं पुस्तकालय के कर्मचारियों के होते हैं। तो ये काम भी पुस्तकालय का जो द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर इसमें जो चौथा है वो पाठकों के कर्तव्य। अब पुस्तकालय अपनी अच्छी सेवा दे रहा है तो उसमें कुछ पाठकों के भी कर्तव्य बनते हैं। अब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तो उस पुस्तक प्राप्त करने के लिए जो पाठक हैं उनके भी कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। अब पाठकों के कुछ कर्तव्य हैं जो हमें समझना चाहिए। मतलब जो विनियम और जो नियम है, पुस्तकालय के जो नियम विनियम है उनको जो पुस्तकालय ने निर्माण किया है उन नियमों के उनके हित में उनको काम करना चाहिए। उन नियमों का और विनियमों का उनको पालन करना चाहिए। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है और पाठक को पुस्तकालय और पाठ्य सामग्री को उपयोग करने में समान अधिकार होता है। तो ग्रंथों को निर्धारित समय पर वापस करना, उनका विन्यासन जो रखे जाते हैं उनको नष्ट भ्रष्ट नहीं करना, उनको छुपाना नहीं, चोरी नहीं करना, पाठ्य सामग्री की सुरक्षा करना और विशेषाधिकारों की मांग नहीं करना चाहिए। यदि पाठकों द्वारा उपरोक्त सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करना कठिन हो जाएगा। पाठकों का ये
काम होता है कि जो किताबें पाठक यूज़ करते हैं, अध्ययन के लिए लेते हैं, वापस उनको हर किसी स्थान पर रख देते हैं, जो निर्धारित स्थान पर नहीं रखते हैं, या फिर जो किताबें इशू करवाते हैं जो घर ले जाने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उनको समय पर वापस जमा नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। जो द्वितीय सूत्र है वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो पाठकों के भी जो कुछ कर्तव्य बनते हैं कि जो पुस्तकालय के नियम और विनियम है उन नियमों का अच्छे से पालन करें, ताकि पुस्तकालय का जो द्वितीय सूत्र है वह संतुष्ट हो सके और पुस्तकालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के 3 सूत्र हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।